ग्वालियर सबसे टॉप पर है बेरोजगारी में युवाओं की। मंत्री बोलता है कि कलेक्टर यहाँ घूमेगा। इस देश के आंदोलन या उनके मुद्दों पे बात करते तो राष्ट्र निर्माण एक लॉलीपॉप की तरह है। ग्वालियर के लिए बात करनी है तो ग्वालियर का युवा वैसे भी बहुत आक्रामक और आक्रोशित रहता है। 70 साल बाद भी इस देश के, इस प्रदेश के और इस शहर के युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे होने का अर्थ नेता नहीं बनना नहीं होगा। नमस्कार। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं राजनीतिक लोगों के साथ गैर राजनीतिक बात करने के लिए। हमारे शहर के वो युवा कर्णधार, वो युवा नेता जो 3 अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं, 3 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग करते हैं, अपना संबंध रखते हैं। न सिर्फ संबंध रखते हैं, उस विचारधारा को आगे पोषित कर रहे हैं, युवाओं के बीच रहकर काम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि क्या नीतियां हैं, क्या विचार हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, न सिर्फ संपूर्ण देश के युवाओं के लिए बल्कि इस ग्वालियर शहर के युवाओं के लिए भी। तो कुछ ऐसी सी बात है कि युवाओं का सबसे बड़ी आबादी का देश है भारत। भारत का हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश, और उसमें भी ग्वालियर चंबल जैसा क्षेत्र जो न केवल राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमेशा समृद्ध रहा है। तो वहां के युवा को निश्चित रूप से इन 3 युवा कर्णधारों के अनुभवों से और इनकी विचारधाराओं से कुछ ना कुछ लाभ मिले, कुछ ऐसा निष्कर्ष निकल कर आए, कुछ ऐसा फ्रूटफुल कंक्लूजन हमारे पास हो जिससे आगे की राह सुगम हो और प्रशस्त हो। तो आज बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस से श्री विकास उपाध्याय जी, बीजेपी से श्री प्रतीक तिवारी जी, और आपसे हमारे बीच हैं मनीषा जी। तो देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं और क्या काम की बात निकलती है और क्या बेबाक बात निकलती है। गवर्नमेंट ने, एमपी गवर्नमेंट ने एक युवा नीति निकाली है। अब वो युवा नीति क्योंकि एमपी गवर्नमेंट ने निकाली है तो बीजेपी वालों से एक्सटेंड हो जाते हैं। हमें एक पता है उनकी लाइन और लेंथ कि वो किस दिशा में युवाओं को ले जाना चाहते हैं। जो कांग्रेस की विचारधारा है या जो आपकी विचारधारा है, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगी कि अगर आपने वो युवा नीति बनाई होती तो वो क्या होती? क्या ऐसी ही होती या इससे अलग होती? अलग होती तो क्या अलग होती? देखिए, हम जहां तक युवा नीति की बात करें, हमें पहले युवाओं को समझना होगा युवा है क्या। अगर हम बात करें युवा अवस्था की तो हमारे जीवन का सबसे रचनात्मक समय होता है युवा अवस्था। इसमें व्यक्ति अपने आप को समझता है और हर युवा का दृष्टिकोण एक अलग होता है हर चीज को समझने का। तो हमें सबसे पहले तो उस नीति में ये चीज समझनी होगी कि हमें युवाओं को किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है बेरोजगारी। मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा था कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर सबसे टॉप पर है बेरोजगारी में युवाओं की, और शिक्षित बेरोजगार ज्यादा है। ग्रेजुएट बेरोजगारी की दर हमारे यहाँ 11.5% है। तो कहीं ना कहीं हमें सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम शिक्षित युवाओं को ही रोजगार ना दे पाए तो युवा किस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब यदि आपके अनुसार युवा नीति को फॉर्म किया जाता तो उसमें प्रायोरिटी कंसर्न उनका एम्प्लॉयमेंट होता। तो हम अगर बात करें तो इस समाज को भी ड्रिवन करने की बात आएगी या किसी वर्ग को ड्रिवन करने की बात आएगी तो राजनीतिक हस्तक्षेप कहीं ना कहीं उसमें रहेगा। तो जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने 70% आरक्षण प्रदेश के युवाओं को दिया रोजगार में, प्रदेश के निवेश और औद्योगिक क्षेत्रों। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी रोजगार देने के लिए और युवा वर्ग को मजबूत करने के लिए, क्योंकि तो उस डायरेक्शन को देने के ही लिए ये युवा नीति का फॉर्म किया गया। मतलब आपके अनुसार जो प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए दैट शुड बी एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको ये युवा नीति फॉर्म करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली होती तो उस युवा नीति की क्या आधारभूत संरचना रहती? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाह रही हूँ कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम 70 साल बाद भी इस देश के, इस प्रदेश के और इस शहर के युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं। तो हमारा फेलियर, इट इज नॉट अबाउट आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इट इज अबाउट बीइंग यूथ। हम चाहे पॉलिटिक्स में आते हो, चाहे हम किसी बिजनेस में जाते हो, एज अ यूथ हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि इस देश के और इस जगह के यूथ आगे बढ़ सके। तो जो युवा नीति है, हमेशा जो मैंने देखा है, नॉन पॉलिटिकली पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं, हमेशा पेपर्स में होता है। एग्जीक्यूशन इज वेरी पुअर इन आवर इंडिया। और मतलब एक्चुअली ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट एनीबॉडी। कि रोजगार मिल नहीं रहा, और सिर्फ रोजगार ही नहीं, यूथ इज नॉट कंफर्टेबल,
ना वो अपनी पढ़ाई के लिए। सिर्फ मैं तो युवा की, हम पढ़ाई की भी तो बात करते हैं, कौन से कॉलेजेस हैं हमारे, हम ग्वालियर चंबल में तो एटलीस्ट वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एज वेल एज प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट। नहीं, वी कैन टॉक अबाउट ओनली ग्वालियर। यस, ग्वालियर चंबल जोन इज द बिगेस्ट चंबल जोन, राइट, इज द बिगेस्ट जोन। तो उस जोन में क्यों नहीं है यूनिवर्सिटीज? वी हैव ऑल द मिनिस्टर्स फ्रॉम ग्वालियर, वी हैव मतलब टिल मध्य प्रदेश, उससे ऊपर भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स मध्य प्रदेश ग्वालियर से आते हैं। उसके बाद भी हमारे पास भिंड में कुछ नहीं है, मुरैना में कुछ नहीं है, सबलगढ़ में कुछ, श्योपुर में कुछ नहीं है, अशोकनगर में कुछ नहीं है, शिवपुरी में कुछ नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस जोन, वी नीड टू कैलकुलेट ऑल द 8 डिस्ट्रिक्ट्स। सिर्फ ग्वालियर पूरा संभाग नहीं बन सकता। और उसके बाद भी अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ पॉलिटिक्स चलती है, पढ़ाई छोड़ दीजिए, आई डोंट थिंक सो। वहां सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है, वहां बच्चे पढ़ते नहीं है, वहां पर किसका झंडा उठाना है इसकी राजनीति है। और डेफिनेटली पॉलिटिक्स शुरू भी कॉलेजेस से होती है, पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ये हमारे चैनल्स हैं यूथ को हर चीज के लिए डिसाइड करने के लिए। यहाँ पर नेताओं को उनकी जैसे नीति बना रहे हैं ना, तो वो नीति सिर्फ रोजगार नहीं, नीति पढ़ाई से भी शुरू होती है। वो नीतियां रोजगार तक तब पहुंचेगी जब उन्हें रोजगार की इंपॉर्टेंस पता हो। और जैसा कि मैं लगातार कह रही हूँ कि जितनी भी नीतियां हैं वो पेपर पे है, उनके बड़े बड़े प्रचार होंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे, ये नीति वो नीति, बट जब वो एक्चुअल फिगर्स और नंबर्स पे आती है, दे आर जस्ट फेलियर्स। इसीलिए हम 70 साल बाद भी बात कर रहे हैं कि युवा को रोजगार कैसे मिलेगा। तो आपके अनुसार जो लीस्ट कंसर्न एलिमेंट होना चाहिए, दैट मस्ट बी द एजुकेशन। एग्जैक्टली, हमेशा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी तो हम बिल्डिंग अच्छा बनाएंगे। तो अभी वाली पॉलिसी में जितना मैंने उसको स्टडी किया, इन दोनों इश्यूज को एड्रेस किया गया है। पर अगर हम ग्रास रूट लेवल पर बात करें, एज यू जस्ट सेड कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑन पेपर होकर रह जाती हैं और उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं हो पाता है। तो ये जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जवाबदेही है या जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं आप जैसे युवा कर्णधारों पर ही है, जो युवाओं के बीच रहकर काम कर रहे हैं, जो उनसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट ने फ्रेम की हो, गवर्नमेंट, वो जो लोग हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग कर सकते हैं, बट हम यूनानिमसली जो बोलते हैं वो गवर्नमेंट एक स्टेट की होती है। अगर स्टेट ने कोई पॉलिसी फ्रेम की है तो वो यूथ तक कैसे पहुंच रही है, इसे इंश्योर करने के लिए युवा नेता कितनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। लेट मी जस्ट सेड वन मोर थिंग, आप सब उस यूनिवर्सिटी कालखंड से गुजरे होंगे, मैं भी निकली हूँ, जो बहुत सामान्य तौर पर देखा जाता है, चाहे किसी भी विचारधारा का वो युवा नेता हो, उसको सिर्फ अपनी बात युवा को कन्वे करनी होती है, उसको ये मतलब ही नहीं होता कि इस युवा को क्या चाहिए। तो क्या कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उन युवा नेताओं पर नहीं आ जाती है? वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि आप ही की पार्टी उन चीजों को फ्रेम कर रही है जो नीचे तक पहुंचानी है। सबसे पहले तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के बैठा हुआ पद का और विकास जैन जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार की एक नॉन पॉलिटिकल डिस्कशन और डिस्कोर्स के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। और मैं दोनों लोगों को सुन रहा था, मेरे कलीग को, तो मुझे एक बात समझ आई कि हम एक बात को लेकर कब चिंता करना शुरू करेंगे। और इस बात पर सोचने की बहुत महती आवश्यकता भी है कि अब सारी चीजें इस बात से निर्भर नहीं होगी कि केवल सरकारें हमारे बीच परिवर्तन लाने वाली। सरकारों की अपनी भूमिका होगी, पर मैं अपने छात्र जीवन से एक कोट हमेशा से मेरे आसपास वो घूमा है, वो कोट कि समाज परिवर्तन सत्ता परिवर्तन से नहीं है, तो व्यक्ति निर्माण से संभव। और मुझे लगता है कि सरकारों की भूमिका भी उस दिशा में जा रही है धीरे धीरे। आप जिस प्रकार भी कह रही थी, आपने तो युवा नीति पूरी पढ़ी ही होगी, हम तो गली गली जाकर युवा नीति का प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं। पर मैं ऐसा मानता हूं कि अब युवा नीति के माध्यम से जो कुछ सरकार कर रही है उसमें पहली प्राथमिकता उसके कौशल विकास की। आज से कई साल पहले जब इस देश को आजादी मिली होगी, या आजादी के पहले की जब बात करें, इस देश का इतिहास देखें, तो देश में एक शिक्षा देने वाला जो स्तर था, या हम और पीछे चले, 2000 साल पहले की बात करें और 5000 साल पहले की बात करें, तो शिक्षा को दिशा में ले जाने की आवश्यकता है कि अब युवा केवल मेमोरी बेस्ड एजुकेशन नहीं लेगा कि केवल पढ़ेगा, याद करेगा, 3 घंटे की परीक्षा देगा, पास होगा, फिर रोजगार के लिए भटकेगा। मुझे लगता है इससे ऊपर आने की आवश्यकता है। अब हम चाहते हैं कि हम ऐसी शिक्षा की तरफ बढ़े जिसमें हम मेमोरी के लिए, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई, गैजेट्स आ गए, आप स्टोर कर लेना, सब कुछ हो जाएगा। अब आप ऐसी क्यों नहीं कुछ बात करना चाहते? इस देश के तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और ये सब हम सब की अकाउंटेबिलिटी भी है कि इस देश के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता पड़ने लगी है कि जिसमें लोग अपने आप को कैसे स्किल्ड कर सके, नए काम कैसे सीख सके, और तभी ये संभव हो पाएगा कि इस देश में सरकारों का दोषारोपण बंद हो। ये हम सबकी भी जवाबदेही कि शिक्षा को इस तरह की दिशा देने की आवश्यकता है। जैसे विवेकानंद जी का एक कोट मुझे बहुत याद आता है, हो सकता है मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो थोड़ी आदर्श स्थिति लगेगी कि वी वांट दैट एजुकेशन बाय व्हिच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड,
strength of mind is increased, the intellect is extended, by which one can stand on one's own feet. ये भी विवेकानंद जी कहते हैं। लेकिन अब आवश्यकता कैसी है कि सरकार की तरफ देखने वाले युवाओं की आप बिल्कुल उनकी आंखों में सपने हो, सरकार से उनकी आशाएं होती है कि वो मतदान करता है, हम लगातार काम भी उन्हीं के बीच करना चाहते हैं। पर मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की उतनी हम सबकी भी है, पॉलिटिकल पार्टी में काम करते मेरा सवाल यही था कि जो ये जिम्मेदारी युवा नेताओं पर आती है, वो जब यूनिवर्सिटी कैंपस में जाता है डायरेक्टली उन युवाओं के बीच, तो वो अपने हित को साध रहा है या वो सरकार की नीति को युवाओं तक पहुंचा रहा है और उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने के एक ब्रिज का काम कर रहा है? दो आयाम है इस पूरी बातचीत में, आपको शायद मैं समझा पाऊँ। एक तो मैं मेरे साथी एक बात कह रहे थे, मुझसे थोड़ी मेरी असहमति है और इस देश के हर उस आम नागरिक से मेरी असहमति है जो अक्सर ये बात कहता है कि स्टूडेंट के बीच में, यूनिवर्सिटी कैंपस में, कॉलेज कैंपस में पॉलिटिक्स हावी। मैं इस बात से थोड़ा कम सरोकार इस बात के लिए रखता हूँ कि पॉलिटिक्स हावी क्यों नहीं होनी चाहिए। हावी एडमिनिस्ट्रेशन पे होना एक हिस्सा वो ठीक नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन छात्र के बीच में छात्र नेता नहीं बनेंगे तो इस देश के भावी नेता कैसे खड़े होंगे, मुझे समझ नहीं आता। क्या इस देश में अब क्या हम कॉर्पोरेट नेता खड़े करेंगे क्या, या ब्यूरोक्रेसी से आए हुए नेता इस देश को चलाने वाले हैं क्या, जो बाकी पार्टियों का सिस्टम शुरू हो गया? भैया, आजादी के आंदोलन से निकला ये देश है जहाँ की राजनीति उस आजादी के आंदोलन से शुरू हुई है और कैंपसेस की राजनीति जब तक नहीं होगी, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। मैं चाहता हूँ पूरी तरह पॉलिटिकली अवेयर अगर किसी को होना है तो अपने छात्र जीवन से वो जुनूनी भाव से राजनीति जब शुरू करता है तभी जाकर के वो अवेयर हो पाता है। बाकी ठीक है, बढ़िया पढ़ेगा लिखेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, उसके बाद जब मन आएगा कि चलिए सब अब प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता है, अब हम उस दिशा में बढ़ते हैं, ये ठीक है, एक हिस्सा हो सकता है। अलग अलग आयाम, डायमेंशन से निकल के लोग देश की राजनीति का हिस्सा बनते भी हैं। पर मेरा कहना इसमें यह है कि देश के अंदर कैंपस पॉलिटिक्स जिसे बंद की गई है और उसका परिणाम यह है कि आज हम जब देखते हैं ना कि क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, कि आज अरे यार अच्छे नेता नहीं बन रहे जो आजादी के आंदोलन में, कहां से निकले थे भैया? वो जुनूनी भाव से निकले थे, पैशन था कि नहीं देश के लिए कुछ करना। तो एक बात, दूसरी बात और आपने दो बातें कही कि ये युवा नीति या सरकार की किसी योजना को पहुंचाने के लिए अपने हित साध रहे हैं, अपने सरोकार को पूरा कर रहे हैं या ब्रिज का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों ही चीजें साथ चलती है, वो पैरेलल है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि हम युवा नेता हैं। जब एक्टिविज्म होता है तो एक्टिविज्म के दो हिस्से होते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें जुड़े होते हैं, इसमें बिल्कुल मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं तो मुझे नहीं कि कल को लोग समाज में जब इस वीडियो को सुनेंगे तो कहेंगे अरे वाह नेताजी तो कह रहे थे कि वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। स्वाभाविक बात है, मनुष्य जीवन में जी रहे तो अपने निहित स्वार्थों को लेके ही इंसान चलेगा, पर उसके साथ साथ में मेरी ये महती जिम्मेदारी है कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ क्या आम समाज के उन विषयों की चिंता करना भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरे संगठन की भी जिम्मेदारी है और मेरे जैसे तमाम युवा नेताओं की जिम्मेदारी है जो समाज जीवन में अपने आप को खपा रहे हैं। मैं मानता हूं कि दोनों लोग अन्य पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि कितनी मेहनत करके ये लोग अपनी पार्टी के विचार को नीचे तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं और हम सब लोग निश्चित तौर पर जिन पार्टीज में काम कर रहे हैं एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है वो सारा का सारा, और उस वैचारिक आंदोलन को ही के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से जनता, यही एक सिस्टम है पूरी आम जनमानस को भारत की राजनीति को देखने का। और मानता हूं कि ये दोनों बातें साथ चलेंगी और इन दोनों बातों के माध्यम से ही आम जनता के बीच विषय भी जाएगा और युवा नेता अपने अपने हित भी साधेंगे। दोनों बातें चलेंगी। युवा नेताओं को अपने भविष्य की चिंता भी दिखती है कि अरे कब होगा, विकास जी में गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, स्वाभाविक तौर पर बात है कि आम समाज में नेताओं को देखने का परसेप्शन बदल गया, ये दुख की बात। और यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि कैंपस के अंदर नेता खड़े होते रहेंगे तो ये देश आगे बढ़ता रहेगा। आप क्यों नहीं इस बात को स्वीकारते हैं कि इस देश के अंदर, इस देश में जब आपातकाल लगा, इमरजेंसी के बाद जिस पीढ़ी को आज हम देख रहे हैं देश की राजनीति को चलाते हुए, वो सारी पीढ़ी कहां से निकली है? वो 1975 से 1977 के बीच की जो इमरजेंसी थी, उसी के बीच के वो सारे नेता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के नेतृत्व में चलने वाला ये देश, तब से जो लीडरशिप खड़ी हुई वो आज 40-30 साल तक इस देश को चला रही है। कहां से लोग आएंगे? कैंपस से नहीं। वो गुजरात से शुरू हुआ आंदोलन, वो बिहार तक पहुंचा, वो दिल्ली तक पहुंचा, यूनिवर्सिटी कैंपस में गया। आप तो मनीषा जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि आपकी पार्टी तो जिस मूवमेंट से खड़ी हुई, आंदोलन से खड़ी हुई, तो सबसे ज्यादा युवा नेताओं की जिम्मेदारी थी। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता पड़ी कि हम सबको ये परसेप्शन बदलने की आवश्यकता है, नेताओं के प्रति भी और सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं के प्रति भी, और युवाओं को अपनी जवाबदेही तय करने की।
तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन को एक अलग दिशा में दे दिया कि अंधेरे में से ही सूरज निकलता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, अपनी जगह होनी भी चाहिए। कैंपस में छात्र राजनीति पे हम दोबारा आएंगे, पर मेरा सवाल अभी भी वहीं पर खड़ा है कि जो जिम्मेदारियां उन युवा नेताओं की हैं एक ब्रिज बनाने की और उस यूथ की प्रॉब्लम को एड्रेस करने की और उस प्रॉब्लम को ऊपर तक ले जाने की, उसमें युवा नेता या युवा एक्टिविस्ट जिसे हम कहते हैं, आजकल एक ये क्लासी सा वर्ड चल गया है, लोग खुद को युवा नेता या उभरता नेता कहने की जगह यूथ एक्टिविस्ट कहना पसंद करते हैं। तो वो जो एक्टिविस्ट है उनकी एक्टिविटी एग्जैक्टली है क्या? आप कैंपस में जाकर सिर्फ किसी को पास करवाना है, किसी को फेल करवाना है, किसी के यहाँ ताले बंद करने हैं, किसी को हटवाना है, किसी को बनवाना है, इज इट द एक्टिविस्ट? Can I answer on this? Actually, मतलब Yeah, sure. एक्चुअली प्रतीक जी ने बार बार कभी ब्यूरोक्रेसी, कभी नहीं, वो सवाल मैं वहां से जो सवाल उठे हैं हम उन पर दोबारा आएंगे, अभी वो सवाल है। उधर ही जा रही हूँ कि फिर सबसे बड़ा मतलब वो इनडायरेक्टली मेरे ही उस पे था। नहीं, मुझे लगता है हमें इस कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। उनने जो नहीं, जो आपने ये बात बोला ना कि क्या युवा राजनीति वही ताले लगाने तक, पास कराने तक, एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था कि पॉलिटिक्स होना जरूरी है। मैं भी जानती हूँ कि यूथ है तो कॉलेजेस से डेफिनेटली पॉलिटिशियंस बनना चाहिए। और आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, अब आप भूल जाइए कि बीजेपी में वो उस तरीके के लोग अब बचे हैं। क्लियरली बोलूंगी, अजीब लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली उस समय के आंदोलन को हम भी बहुत, उनको देखकर, उनको पढ़कर हम भी आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, जो इस देश में अच्छा होता है वो हर युवा उसको सीखता है, वो किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज क्या हम वो चीजें कर पा रहे हैं? और कॉलेज में आज वो पॉलिटिक्स में जो आपसे कहना चाह रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन की ही पॉलिटिक्स चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपका दबाव स्टूडेंट्स के, इंस्टेड ऑफ उसकी पढ़ाई पे ज्यादा उसकी जो अंदर उसके टीचर्स पे काम होना चाहिए, उनके एजुकेशन सिस्टम पे काम होना चाहिए, वो ना होकर सिर्फ यही काम हो रहा है कि किस पार्टी का वहां दबाव है। और देखिए, छात्र युवा तभी बनेगा जब वो फ्री होगा, अंदर उस पर कोई दबाव नहीं होगा। अगर आज कांग्रेस और बीजेपी के जो यूथ विंग्स हैं आपके, अगर उनको फ्री भी छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है शायद एक बेहतर युवा नेता बन के निकलेगा। लेकिन वहां क्या होता है कि हमें बीजेपी के जो लीडर्स है उनका झंडा उठाना होता है, ना कि जो वहां का लोकल लीडर है उस यूनिवर्सिटी का। तो पहली बात तो हम वहां से कोई भी लीडर क्रिएट नहीं कर रहे, और साथ में हम उनको ये जो तालाबंदी चल रहा है उसके अलावा हम नो डाउट विरोध भी करते हैं चीजों का, लेकिन हमारा फोकस ही उस चीज पे हो गया है। हम कैसे अपने वहां के टीचर्स को परेशान करें, कैसे अगर हमारे अगेंस्ट में, एक पार्टी का अगेंस्ट में कोई खड़ा है तो पूरा डिपार्टमेंट, एक पूरा मॉब लग जाएगा उसके नीचे गिराने में। लेकिन वहां ये ध्यान नहीं है कि पढ़ाई कैसे हो रही है। तो जब भी हम युवाओं की बात करें तो डेफिनेटली अगर हम जब तक एजुकेशन पे नहीं जाएंगे, रिपीट करूंगी उसको, सिर्फ पॉलिटिक्स विदाउट एजुकेशन नहीं चल सकती। और अगर जो आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, डेफिनेटली अगर यहाँ पर ऐसा होगा कि लगातार बिना पढ़े लिखे लोग आते जाएंगे और कॉलेजेस से पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तो आना पड़ेगा। मैं खुद भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी आईएएस क्लियर किया था, लेकिन जब मैंने खुद देखा कि यार नेता तो आईएएस को घुमा रहा है मतलब फ्रैंकली बोल रही हूँ कि मंत्री बोलता है कि कलेक्टर यहाँ घूमेगा, तो मुझे दिल्ली में रह के लगा उस, मैं भी उस आंदोलन से, जिसकी आप बात करें अन्ना आंदोलन से, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये तो बात करेक्ट है कि मैं इतना पढ़ लूंगी, इंजीनियर बनी हूँ। मैं यहाँ बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। मैं इस चीज का जवाब दूंगा। मैं इन चीज में ना तो पढ़ूंगा कि क्योंकि मेरा सवाल अभी सवाल कुछ और है, हम यहाँ पे बात कुछ और कर रहे हैं। मैं एक छोटे से किस्से से इस बात को शुरू करूंगा कि एक बहुत छोटा सा कोट है कि महात्मा बुद्ध की एक सभा चल रही थी। क्योंकि हम यहाँ युवाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, युवाओं की सक्रियता की बात कर रहे हैं कि कैसे हम ब्रिज बनेंगे सरकारी नीतियों में और युवाओं के बीच में। तो महात्मा बुद्ध की एक कथा चल रही, बैठक चल रही थी, कथा चल रही थी, वो उपदेश दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब आप सो जाइए, हम कल के लिए तैयार होंगे। तो जब उन्होंने ये कहा कि सो जाइए, हम कल नए सिरे से तैयार हों, कल की तैयारी करनी है, तो रात में देखा तो नगर वधु श्रृंगार करने में लगी हुई थी। थोड़ा आगे गया तो चोर अपने हथियार तैयार कर रहा था चोरी के लिए। थोड़ा आगे गया तो कंस्ट्रक्शन लेबर जो थी वो अपने औजार तैयार कर रही थी बिल्डिंग बनाने की सारी चीजों के लिए। तो मेरा कहना यह है कि हर किसी ने उस वर्ड को कि हमें कल के लिए तैयार होना है, उस वर्ड को अपने अपने तरीके से लिया। चोर ने कहा मुझे तो कल के लिए तैयार करना है, चोरी करनी है। नगर वधु ने कहा मुझे श्रृंगार करना है। तो हमारा मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है कि जरूरी ये नहीं है हम बोलना क्या चाहते, जरूरी है कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है। जरूरी ये नहीं है कि हम दिखाना क्या चाहते हैं, जरूरी है कि सामने वाला देखना क्या चाहता है। हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यूथ
युवा और आने वाला भविष्य ये चाहता क्या है, इसकी जरूरतें क्या हैं, इनके असल मुद्दे क्या हैं। तो सरकार के पीछे ब्रिज बनने का काम तब कर सकते हैं। और रही बात मैं प्रतीक भाई से बहुत ज्यादा सहमत हूं इस चीज से कि अगर यूथ पॉलिटिक्स में नहीं होगा, अगर छात्र राजनीति नहीं होगी, और चूंकि ये देशी आंदोलन से निकला है, कोई पार्टी नहीं है, देशी आंदोलन से निकला है, और आंदोलन से निकले हुए लोग कभी भी ना एक मत नहीं हो सकते, मेरा ये मानना है। तो जब हम आंदोलन से निकलेंगे, जब हम आंदोलन अपने लिए अपने अंदर ही आंदोलित नहीं होंगे, तो हम अपने भविष्य को क्या निर्माण करेंगे। आप एक बात समझें कि किसी भी आंदोलन से या किसी भी शिक्षा नीति से अगर हम किसी व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र निर्माण की भावना पैदा कर पाए, तो वो राष्ट्र निर्माण की भावना उसके विचारों परिवर्तन लाएगी। विचारों परिवर्तन आएगा तो वो संकल्पित होगा, उसके शब्द बदलेंगे, और संकल्पित होगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि फिर राष्ट्र निर्माण मेरे हिसाब से कोई मुश्किल बात नहीं है अगर संकल्प हो जाएगा। संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यही वही भारत है। यहाँ कुरुक्षेत्र में एक अदनासा सारथी अगर उपदेश देता है, धर्म की विजय होती, क्योंकि संकल्पित थे। और ये वही भारत है, यहाँ पे एक अदनासा ब्राह्मण एक छोटे से बच्चे को राष्ट्र का राजा बनाता है। तो संकल्प बहुत बड़ी चीज है, हमें युवाओं को संकल्पित करना पड़ेगा। हम इस मुद्दे पे ना रहें। शिक्षा की बात की, मैं उससे भी बहुत ज्यादा सहमत हूं। मेरा हमेशा ये विचार रहा है, चूंकि भाई ने पहले बोल दिया, इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज मैं फिर से कोट करूंगा कि शिक्षित होना और साक्षर होना दो तो अलग चीज है। हमें साक्षर नहीं होना है, हमें शिक्षित होना है। शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि बेटा पढ़ो नौकरी मिल जाएगी, या पढ़ो तो तुम्हारा देश मतलब नौकरी मिलेगी, परिवार चलेगा, सारी चीजें चलेंगी। हम देश को भी एक परिवार की तरह पोषित करना पड़ेगा। अगर परिवार का मुखिया ही चरित्रहीन है, परिवार का मुखिया ही अगर विजनलेस है, तो परिवार आगे जाने उस परिवार का निर्माण मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। तो हमें आज के यूथ को राष्ट्र निर्माण की भावना से भी प्रेरित करना पड़ेगा, और हमें बीच में ब्रिज बन के ये काम करना पड़ेगा कि युवाओं को ऊपर तक, अनुभवी लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि यूथ क्या चाहता है, आज का समाज क्या चाहता है। मजे की बात यह है कि ये जो राष्ट्र निर्माण की भावना या राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं, ये एक ऐसा लॉलीपॉप है, काम कोई भी कुछ भी करेगा, पर इस लॉलीपॉप को अगर वो पकड़ लेगा तो वो जस्टिफाई हो जाता है। हर पार्टी अपने काम को, अपनी नीति को राष्ट्र निर्माण से ही जोड़ती है। इस बात को आप अलग तरीके से देखिए प्रतीक भाई, आप इसको अपने मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, और कि ना हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, हम धर्म निर्माण या हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर किसी के मन में होना चाहिए। हम यहाँ हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे कि हिंदुत्व खतरे में है या ये है, ये चूंकि हम यहाँ पर राजनीतिक घुमाकर पकड़ा जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक स्पेसिफिक सेक्ट को अगर आप प्रमोट करोगे तो उससे देश का डेवलपमेंट होगा, कुछ उसके अपोजिट जाता है। मतलब बात सबको वो करनी है कि देश का विकास हो, उसकी सबकी अलग डायरेक्शन ये है ना। यूथ आजकल अगर हमें बार बार ये बताया जाता है कि यूथ ऊर्जावान होता है, यूथ साहसी होता है, विश्वासी होता है, और वो यही साहस, ऊर्जा, विश्वास देश को निर्माण करती है। लेकिन अगर यही साहस, ऊर्जा और विश्वास गलत डायरेक्शन में गया तो देश का बंटाढार भी हो सकता है। बिल्कुल, ये जो बात हमारी तीनों के बातों से एक कॉमन कंक्लूजन निकल कर आता है, वो तीन बातें मुझे लगती हैं। एक तो ये है कि आंदोलनकारिता यूथ के अंदर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण ये दोनों अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है। आंदोलन पर बात करते हैं कि आप तीनों इस बात पर एक मत थे कि व्यक्तित्व का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण उस आंदोलन से निकल कर आता है और आंदोलन से होता है। क्या हमारे देश में अब आंदोलन की दिशाएं वही बची हैं जहां से निर्माण होता है या ध्वंस होता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि क्या हम भ्रष्टाचार और इन सब चीजों को लड़ने के लिए सही में अंदर से तैयार हैं। आंदोलन जो सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरे ख्याल से शायद मुझे उसे और क्लैरिफाई करना होगा कि हम आज जितने यूथ के आंदोलन देखते हैं, या यूथ के ना भी कहें, किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के आंदोलन देखते हैं, तो वो सिर्फ कुछ मांगों पर निर्धारित होते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए या हमारा ये एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करा दिया जाए। देयर मस्ट बी अ ऑब्जेक्ट। वो होलिस्टिक लेकर नहीं चलता, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये निहित स्वार्थों के अतिरिक्त उस आंदोलन का जो पूरा स्वरूप होता है, अभी बार बार बात की गई कि पूरा देश ही वहां से निकला है, कुछ लीडर बहुत अच्छे से निकले, तो वो जो आंदोलनों को मैं जितना समझ पाई हूँ, वो आपके भीतर कुछ सृजित करते थे, कुछ बीज ऐसा डालते थे कि ये परिवर्तित होना चाहिए। आज के जितने आंदोलन हम युवा के बीच में देखते हैं, मुझे कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसी कमी दिखाई पड़ती है कि वो कुछ नया नहीं बना रहे, वो जो बना बनाया उसे तोड़ने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। और उस आंदोलन में तीनों पार्टियां बराबर की भागीदार हैं, तीनों ही अपनी अपनी ओर से वो आंदोलन करवाती हैं। तो जब उनके नेता ये बात समझ रहे हैं, जब आप लीडर होकर ये बात कह रहे हो कि वो बहुत
क्रिएटिव होना चाहिए, वो सृजनात्मक होना चाहिए, वो आंदोलन रचनात्मक होना चाहिए, जिससे पहले उस यूथ का कैरेक्टर डेवलप हो और फिर हमारा नेशन बिल्ड हो। तो फिर वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में क्यों मिसिंग है? एक्चुअली आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि जो आंदोलन पहले जिस जिस तरीके से आंदोलन को फ्रेम किया जाता था, जो आप बीच के बात कर रहे हैं कि लोगों के अंदर एक जज्बा होता था कि कुछ मतलब कुछ होता था कि इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। आजकल बहुत छोटी छोटी चीजों का आंदोलन होता है, मैं खुद भी ये देखती हूँ। कुछ हो गया, किसी के घर में कुछ दिक्कत हो गई, वो बैठ गए वहां पर, वो भी एक आंदोलन हो गया। कहीं किसी को वेतन नहीं मिल रहा, वो आंदोलन हो गया। बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन देखिए क्या होता है जब देश में ना, वी आर सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, एक्चुअली So called, okay. एंड Let me quote this. व्हाई वी आर सो कॉल्ड, बिकॉज हम बोलते हैं कि हम आजाद हैं। डेफिनेटली हम आजाद हैं, तभी हम धरने पे भी बैठ जाते हैं लोग यहाँ पर। लेकिन क्या होता है, इन आंदोलन की जो पहले की विचारधाराएं होती थी कि हम एक बड़े इशू पे आंदोलन करते थे, और आज हम इतनी इतनी चीजों पे जमीन पे बैठ जाते हैं और आंदोलन करने पड़ रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि लोगों की जो जरूरतें, जो उनकी मांग एडमिनिस्ट्रेशन या जो उनके प्लेटफॉर्म, हम कहें जैसे शिक्षा की कोई दिक्कतें हैं, तो वो शिक्षा के जो मंत्री है, शिक्षा का जो विभाग है, वहां सॉर्ट आउट होती थी। वहां लोग सुनते थे उनकी बातें, राइट। अगर हमें कहीं सैलरीज नहीं मिल रहे तो हम उस डिपार्टमेंट में जाके वहां के लोगों से जाके 1 to 1 होते थे। अब हम अपनी समस्याएं रखते थे। लोगों को समझ आया इस देश में अब दबाव ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गया, इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। अगर हमारा कोई मालिक है, उससे हमारे यहाँ के एम्प्लॉय बात नहीं कर सकते डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। जब तक ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन लोगों के बीच में नहीं होगा तो आंदोलन करना पड़ता है। फिर लोग और आंदोलन इसलिए नहीं होता कि उनको वेतन चाहिए, उनको आंदोलन, मतलब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ, वो आंदोलन होता है इसलिए कि तुम हमारा अगर अच्छा नहीं कर सकते तो हम तुम्हें मीडिया में लाके बर्बाद जरूर करेंगे। चाहिए अपार्ट फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, एज अ यूथ डेफिनेटली हमें इस पे बात करनी चाहिए और बात नहीं करनी चाहिए, हमें इन चीजों को सॉर्ट आउट भी करना पड़ेगा। हमें प्रश्न वही था कि जब लीडर उस चीज को समझ रहे हैं कि देयर मस्ट बी सम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज थ्रू द एक्टिविज्म, तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव क्यों हो रही हैं? देखिए मैं अभी वही है, पॉलिटिक्स पे जाऊंगी ज्यादा, अगर आप करूंगी या ये करूंगी, लेकिन फिर भी आपको एक छोटी सी चीज बताना चाह रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो, मतलब दिल्ली पे जाऊंगी नहीं, बस एक चीज बताऊँ जी। वहां पर आंदोलन की बहुत सारी चीजें खत्म हुई है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुए। फ्रैंकली स्पीकिंग वहां पर सिर्फ वहां की बात नहीं करी, मैं बोल रही देश में बहुत मुख्यमंत्री और भी ऐसे होंगे, सिर्फ अरविंद जी नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हो सकते हैं जो अपने लोगों से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं और जिनके विधायक करते हैं। हमारे यहाँ जब तक ये कल्चर खत्म नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, बार बार हम कितना भी पॉलिटिक्स से दूर हो जाए, लेकिन यूथ पे पॉलिटिक्स हावी है, और वो भी झंडा डंडा उठाने की हावी है, सिर्फ नॉर्मल नहीं है। मतलब बुरा लग सकता है प्रतीक जी को, क्योंकि सबसे ज्यादा तो विल कम ऑन दैट, ये लेकिन आई मीन कि ये आंदोलन, ये युवा रोजगार, एजुकेशन, इट इज ऑल कनेक्टेड। यू कांट डिनाई, देयर इज ओनली वन थिंग कि हम अगर ऊपर से ही पूरा सिस्टम ठीक करेंगे तो हर चीज ठीक हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं। आंदोलन का आपने बात किया तो मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, बिकॉज हमारे पास 1 to 1 कॉन्वर्सेशन नहीं है। आप कर दीजिए, आपको लग रहा है यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत है, क्यों लड़का या कोई युवा जाके धरने पे बैठेगा? क्योंकि उसे नेता बनना है। नहीं, नेता तो बनना है, एग्जैक्टली। और आपकी बात, आंदोलन से नेता बनते हैं, ये एक सेट टेम्परामेंट है। लेकिन भाई वो गलत उस पे आ गए ना कि तालाबंदी से ही नहीं बनेगा। आप युवा के लिए लड़ाई लड़ रहे हो ना, आप उसके हक की लड़ाई लड़ो ना। आप इस बात पे लड़ाई लड़िए कि हमारे उसके हक के ही नाम पर है कि हमारे, आपने आज तक, अब मैंने ग्वालियर में टच वुड अभी, मतलब सॉरी, लेकिन अभी तक नहीं देखा कि कोई भी आंदोलन युवा, हमारे यहाँ तो चलिए अभी सीवाईसी इतना स्टेबल नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका यहाँ पर, लेकिन मैंने नहीं देखा कि बीजेपी और कांग्रेस का कोई नेता इस बात पे लड़ा है कि हमारा बीएससी डिपार्टमेंट, हमारा लॉ डिपार्टमेंट का टीचर अच्छा नहीं है, या हमारे ये टीचर 4 घंटे अगर उनका क्लास लगता है, ये हमारा पूरा स्केड्यूल है, तो उसमें टीचर नहीं आता, इसके लिए क्यों नहीं हम धरने पे बैठे? यूथ को इस पे भी बैठना चाहिए। हम इसी पे भी बैठते हैं कि कल हमारे यहाँ पर इस पार्टी का झंडा उठा था, आज हमारे सारे नेता, सारे युवा नेता बैठ जाएंगे। So the concept is completely changed now, even for youth, even for politics, and even for आंदोलन. So let's come back to the आंदोलन. तो I mean कि आंदोलन का, क्योंकि अब वो background बदल चुका है. One point is you need to start 1 to 1 conversation, high class, low class, middle class, whatever class it is, but we need to start on that. और शायद आंदोलन के तरीके बदल जाएंगे, वही जेपी आंदोलन वाला समय शुरू हो जाएगा कि लोग सही बात पे लड़ना शुरू करेंगे।
ओके, तो ये आगे कंटिन्यू होगा। आई जस्ट वांट टू करेक्ट वन थिंग कि मुझे नहीं पता आप ग्वालियर के सिनेरियो को कब से देख रहे हो। मैं बीते थोड़े मोड़े जितने सालों से देख रही हूँ, तो इस मामले पर भी और इन मुद्दों पर भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, खुद मैंने भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि एजुकेशनल क्वालिटी को कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। टीचर की क्वालिटी भी और इस पर होता रहा है। आपको देखने की जरूरत है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हमने उतने मास पे नहीं किया, क्योंकि उन इश्यूज को बहुत जल्दी एड्रेस कर लिया जाता है, तो वो बहुत मास मूवमेंट बन भी नहीं पाता। दैट्स ऑल्सो द ट्रुथ। आप कभी भी टीचर की बात करोगे या क्लासेस की बात करोगे, वो तत्काल रिजॉल्व हो जाती है। तो होता है, प्रपोर्शन कम ज्यादा हो सकता है। देखिए, आंदोलनों को ना अगर आप अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं तो आंदोलनों को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, पर हम उनके मोटिव को देख सकते हैं। परिस्थिति बेसिस होते हैं, ठीक है। जब हम आजाद नहीं थे, जब हम गुलाम थे, तब के आंदोलनों को अगर आज शिक्षा के आंदोलनों से कंपेयर किया जाए तो इट इज टोटली डिफरेंट। हम वहां किसी और मोटिव के लिए लड़ रहे थे, हम यहाँ आज किसी और मोटिव के लिए लड़ रहे हैं। और रही बात यूनिवर्सिटीज की और शिक्षण संस्थानों की कि वहां आंदोलन नहीं करते या धरने पर बैठना, झंडा उठाना, ये अगर कोई राजनीतिक विचारधारा से काम कर रहा है तो वो झंडा उठाएगा और धरनों पे भी बैठेगा, बशर्ते, अब चूंकि ये राजनीतिक गैर राजनीतिक प्रोग्राम है तो मैं ये कहना चाहूंगा, बशर्ते हमें ये, बस आपका बहुत वाजिब सा सवाल है कि हमें अपने ना मोटिव और उसकी एक्टिविस्ट पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा कि हम किस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी में अलग मुद्दे के लिए लड़ेंगे, हम रोड के लिए लड़ेंगे तो यूनिवर्सिटी में नहीं लड़ेंगे ना, रोड के रोड पे लड़ेंगे। हम अगर पानी के लिए लड़ेंगे तो हम किसी थिएटर हॉल में जाके नहीं लड़ेंगे। पर समस्या यह है कि हम यूनिवर्सिटी के मुद्दों के लिए यूनिवर्सिटी में ही लड़ते हैं, लेकिन उससे कुछ नया सृजित नहीं होता। इनफैक्ट उस आंदोलन में भी जितने लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी अपने भीतर यूनिवर्सिटी की शिक्षा पद्धति के प्रति ना समर्पित है, ना जागरूक है, ना निष्ठावान है, और ना उसके भीतर यह है कि हाँ मैंने कुछ बहुत अच्छा अलग कर दिया। इसी मुद्दे में तो हम बात कर रहे हैं कि युवाओं की भागीदारी क्या होनी चाहिए। हम यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे हैं कि भाजपा ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, आपने ये वो किया, करना भी नहीं exactly. हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि अगर प्रतीक तिवारी किसी राजनीतिक संगठन जो कि सत्ता में है उसके यूथ विंग से आते हैं तो इनकी क्या विचारधारा होगी, ये यूथ को किस तरह से किस डायरेक्शन में ले जाएंगे। विकास उपाध्याय अगर कांग्रेस विचारधारा रख रहे हैं तो हम अपनी विचारधारा के माध्यम से युवाओं को क्या प्रेरणा दें कि युवा किस डायरेक्शन में जाए। तो चीज उसी के लिए हम बैठे हैं। तो युवाओं की भागीदारी यही तो है, हम इसी पे तो बात कर रहे हैं कि हमें इस पूरे मॉब को एक राइट डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो अब उस डायरेक्शन पे फाइनल आपने अपनी बातचीत जब इससे ठीक पहले वाला जो कॉन्वर्सेशन आप कर रहे थे, तो मैं एक बात से बड़ी असहमति मेरी, आपने कहा कि सारी राजनीतिक दल जब बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं या इस देश के आंदोलन या उनके मुद्दों पर बात करते हैं तो राष्ट्र निर्माण एक लॉलीपॉप की तरह होता है। बिल्कुल और असहमति कि आप एक बात बताइए, जब किसी देश की सरकार, किसी भी दल की सरकार, हम किसी एक दल की बात नहीं कर रहे, कोई काम करेगी तो उसका हित तो राष्ट्र के साथ ही जुड़ा होगा। मैं जिस मातृ संगठन में काम करके वर्षों तक आया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वहां मेरा ध्येय वाक्य मैंने पढ़ा था कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में काम करने वाला संगठन। तो हम लोग ये आपके जैसा ही बिल्कुल सार्काज़म लेते थे युवा नेता, क्या राष्ट्र का पुनर्निर्माण कब होगा, आजादी हो गई है, पुनर्निर्माण की बात क्यों करते हैं? नहीं, मैंने उसे सार्काज़म में नहीं लिया था। मैं दोनों बातों को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करके ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बाद में जाना, जब मेरी समझ बढ़ी और मैं उन लोगों से, जब मेरा कन्वर्सेशन हुआ, मैं तमाम सारे अलग अलग युवाओं से और आप जैसे तमाम लोगों से जब मिला, कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक ही अर्थ नहीं होता कि पूरा राष्ट्र दोबारा से जनरेट कर। बिल्कुल, बहुत सारी समय के साथ में कालखंड में काम करते करते, अलग अलग सरकारों के काम करते करते बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि हम दोबारा उसको रिक्रिएट कैसा कर सकते हैं। दूसरी रचनाएं भी इस देश में क्या हो सकती है। रचना का मतलब पूरा मानचित्र बदल देना नहीं होता कि देश की पॉलिटिकल जो सीमाएं हैं, देश की कोस्टल लाइन को बदल दो, देश की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो जहां से आ रहा है उन देशों की सीमा दोबारा वापस देश में ले आओ, ठीक है, वो भी एक वैचारिक हिस्सा हो सकता है, पर राष्ट्र निर्माण ही इस देश का मूल बने, यही हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस प्रकार की चर्चा और इस प्रकार की डिस्कशन का रेलेवेंस भी सब है जब उसके अंदर राष्ट्र निर्माण उसके केंद्र में रहना। दूसरा, विकास जी की बात से मैं थोड़ा सहमत दिखा, उन्होंने अच्छी बात कही कि इस देश में आंदोलनों के आयाम समय समय पर बदलते हैं। जब आंदोलनों की हिस्ट्री में आप ग्लोबल लेवल पे जाएंगे कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन कभी हुआ होगा, जर्मनी में कभी कुछ हुआ होगा, जब इस देश के अलग अलग हिस्सों में, आप सोचो केवल आजादी का आंदोलन की बात, बिफोर 1857 आप बात करो कि क्या कभी इस देश में, जब इस देश की सामाजिक बुराइयों को बदलने के लिए कभी आंदोलन हुए होंगे, क्या दयानंद सरस्वती ने कोई नया धर्म अपनाया होगा,
निर्माण किया नए धर्म का, अपनाया क्या अपनाया, इससे छूट के नए धर्म को बनाया। फिर जब 1857 की क्रांति के बाद की हम देश को देखते हैं, उस दौर में भी क्या हम ज्योतिबा फुले को याद नहीं कर सकते, सावित्रीबाई फुले को याद नहीं कर सकते, वो भी आंदोलन था। मेरा कहना ये है कि पर वो सेपरेट आंदोलन नहीं चल रहे थे। शब्द का राजनीतिकरण ही नहीं होना चाहिए। उसके कई आयाम है, वो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखकर ही आंदोलन, और वो अलग अलग आप उसे कैटेगराइज लेके नहीं कर सकते। जब भी कोई आंदोलन होता है तो वो होलिस्टिक होता है, अपनी कंटेम्पररी सीमाएं होती हैं। समकालीन मुद्दों को देखकर ही आंदोलन गढ़े जाते हैं, रचे जाते हैं, और उनके माध्यम से ये पक्की बात आप मानिए कि देश में अगर लीडरशिप खड़ी होगी, और ये केवल मैं अपने दल की बात नहीं कर रहा, इस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के इस देश के तमाम वो नेता जो आंदोलनों में भी काम कर रहे होंगे, वो इन्हीं प्रकार के छोटे छोटे आंदोलनों से निकले। लेकिन मनीषा जी ने एक बात कही कि देश में अभी कॉन्वर्जेशन शुरू होगा तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी, ठीक है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ, शायद ऐसा वातावरण भी कभी हम फ्रूटफुल देखें और बने भी, अच्छी बात होना भी चाहिए। पर इस देश में जब तक आंदोलन के माध्यम से, आंदोलन कब शुरू होता है, कैंपस में कब शुरू होता है, आप तो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, आंदोलन विकास जी तब शुरू होता है जब प्रशासन बात नहीं सुनता। और इस बात से भी हमारी सहमति होनी चाहिए कि वो किसी वैचारिक पृष्ठभूमि से निकले हुए कार्यकर्ता ही किसी आंदोलन को करेंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा। कई बार इंडिपेंडेंट लोग भी इंडिपेंडेंट करते हैं, बल्कि कुछ जेन्युइन समस्याओं को लेकर यहाँ होता है खड़ा, केवल वो नारा लगाना शुरू करते हैं। पर इसका अंतर आप देखेंगे कि जो लोग किसी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट से, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से निकले हुए लोग जब कोई आंदोलन करते हैं तो उसका डिसिप्लिन किस प्रकार का होता है, और जब स्वतंत्र आंदोलन होते हैं उनके डिसिप्लिन किस प्रकार के होते हैं। क्योंकि इस देश की हिस्ट्री आप देखो, अभी विकास जी कह रहे थे, इस देश की हिस्ट्री में आइडियोलॉजिकल मूवमेंट से निकले हुए आंदोलन ही देश को आगे ले, और समय समय पर आइडियोलॉजी बदलती रही। कभी किसी दल ने किया, उस दल के हिसाब से सारी सीमाएं बनती गई, उन आंदोलनों का स्वरूप बदलता गया। पर मैं इस बात के लिए आपको बहुत मतलब आग्रहपूर्वक ये बात कहता हूँ कि इस देश की इस दोहरी मानसिकता से हमें बाहर आना होगा कि पढ़े लिखे होने का अर्थ नेता नहीं बनना नहीं होगा। एक तो इससे बाहर आई, मैं से सहमत ये कि इस देश में केवल, और मैं मनीषा जी पे कोट नहीं कर रहा, आपने शायद गलत, उसके लिए माफी भी चाहता हूँ अगर आपको ऐसा लगा हो तो। ब्यूरोक्रेसी से मेरा मतलब इस आशय से था कि इस देश में एक युवाओं में दो कॉन्सेप्ट पैदा हो। आप इस बात से ज्यादा, शायद हम युवा नेता इस बात से ज्यादा जूझते हैं और फेस करते हैं इस बात को कि कोई सामान्य बच्चा आप देखना जो 10th 12th और किसी ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हो, जब तक उसका किसी आइडियोलॉजी से भी मैच नहीं है, वो केवल टीवी देखता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के भाषण को लाइव सुन पाता है, इतनी उसकी क्षमताएं तो है ही। पर वो जब समाज में जाएगा, पता है क्या कहेगा, उसके माताजी पिताजी ने सिखा रखा है उसको अंदर से कि बेटा ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, अंकल बहुत अच्छे होते हैं, नेता लोगों का डिवेल्यूशन कर दिया, ऐसी बातें। भैया वो बुरे नहीं होते, हमने नहीं, वो भी अपनी मेहनत करके आएंगे। पर नेता शब्द का डिवेल्यूशन हम कब तक करते रहेंगे? इस देश की राजनीति के माध्यम से क्या देश का विकास नहीं हो रहा? राजनीति इस देश की सच्चाई है, इस बात को एक तो स्वीकारना पड़ेगा। इस सिर्फ इस नाते नहीं कि हम सब युवा नेता यहाँ बैठे, इस देश के आम जनमानस, आम विद्यार्थी को ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा देनी पड़ेगी कि पॉलिटिक्स इस डेमोक्रेसी का आधार बनेगी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलेगी कैसे बिना चुनाव के? आपको पता है चुनाव है तो राजनीति है, चुनाव और राजनीति तो विचारधारा है, विचारधारा है तो आंदोलन है, आंदोलन तो सड़क पर धरने और प्रदर्शन होंगे ही। अब आपने जो दूसरी बात कही थी कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर क्यों प्रदर्शन करना पड़ता है, इसलिए मेरी बात ये नहीं इसलिए करना पड़ता है कि सच मानिए सरकारों को जब ये कोई भी रूलिंग में हो या अपोजिशन में हो, जब आवाज पहुंचानी होती है अपनी, तो निश्चित तौर पर उसको चिल्लाकर बोलना पड़ता है। ये डेमोक्रेसी का की ब्यूटी है, आप उसको खराब मत माना करो कि ऐसा करके अरे इस देश में यार अभी भी चिल्लाना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना, डेमोक्रेसी है ना, क्या हम चाइना बन जाए? सिंगल पार्टी सिस्टम करते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम के माध्यम से मैं आपसे कह रहा हूं कि आज इस देश में डेमोक्रेसी एकमात्र आधार थी जिसके कारण आम जनमानस, बिल्कुल आम लोग जो समाज की मेन स्ट्रीम चीजों से पिछड़ गए थे पूरे पिछले कई सालों में, डेमोक्रेसी के माध्यम से वो लोग आज न केवल आगे आए, न केवल राजनीति में उनको आगे आने का अवसर मिला, बल्कि समाज के विभिन्न आयामों पर उन्होंने अपना को स्थापित किया तमाम क्षेत्रों में। और ये मेरे जो मनीषा जी तो इस बात की साक्षात गवाह कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो पार्टी कैसे खड़ी होती? आप सोचिए कि हम सब युवा नेताओं के लिए बात है, मतलब किसी के लिए कोड नहीं कि आज उसके माध्यम से एक पार्टी इतने कम समय में यहाँ तक आ गई है। देश के लोकतंत्र की खूबसूरती ये हम दुनिया के उन देशों की तरह कभी नहीं हो सकते। ठीक है, आज विकास के पायदान पे हमें ऐसा लगता होगा कि ऊपर नीचे थोड़ा चल रहा होगा, पर ये देश पिछले कई सालों में लगातार तरक्की कर रहा है, और ये तरक्की के जो मापदंड है ना, ये हमें आपको थोड़े तय करने पड़ते हैं। किसी के लिए तरक्की का मापदंड कुछ हो सकता है कि मुझे तो नौकरी मिली नहीं यार, देश में विकास तो खूब चल रहा है,
ये मापदंड नहीं होगा। हो सकता है आपको नौकरी कल मिल जाएगी, आप अपना स्वरोजगार स्थापित कर लेंगे, आप स्किल सीख लेंगे, कुछ अच्छा कर लेंगे, और ये देश का अपमान हमें हमेशा नहीं करना, नेता और राजनीति का अपमान नहीं करना। नहीं, हमेशा क्या, की देश का व्यवस्थाओं अपमान तो हमें कभी भी नहीं करना। नहीं, ये हो गया है, क्योंकि राजनीति के माध्यम देश का अपमान हो रहा है। नहीं, मैं इस बात इसको से मुझे बीच बहुत में समस्या इंटरप्ट करूंगी कि एक राजनीति का अपमान देश का अपमान नहीं होता, पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि नेताओं का डिवोल्यूशन हो या किसी भी चीज का डिवोल्यूशन हो, डिवोल्यूशन के बीज उनके अंदर निहित होते हैं। जो कुछ दिन दुनिया या रेनेसांस हम पढ़ते हैं वो भी तब डिमोलिश हुआ था जब उसके खुद के भीतर बहुत सारी कमियां थी। खैर, तो क्वेश्चन चेंज करते हैं। हम तब से पूरे देश की और दुनिया की बातें कर रहे हैं, युवाओं की बातें कर रहे हैं, ग्वालियर पर लौट आते हैं। तो ग्वालियर से उभरे हुए ये तीनों लोग हैं, ग्वालियर के बीच में ही काम कर रहे हैं, ग्वालियर के युवाओं से सीधे संपर्क में हैं। एक बहुत छोटा सा, बहुत पर्सनल सा सवाल है, पूरे देश के युवाओं से किस तरह से ग्वालियर चंबल क्षेत्र का युवा अपने आप को अलग करता है? आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि मेंटली कुछ समस्याएं हैं जो युवा को रहती हैं या उनसे वो जूझता है। मेंटल हेल्थ वैसे भी आजकल बहुत बर्निंग इशू है। मानसिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, आंदोलनकारिता के स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, या और भी जो स्तर हो वो आप लोग खुद से ऐड सो ऑन, ग्वालियर का युवा कैसे बाकी देश के युवा से अपने आप को अलग रखता है, और उसके लिए उतनी ही अलग क्या नीतियां और क्या कार्य पद्धतियां आप लोग की रहती हैं? ग्वालियर ओरिएंटेड, ग्वालियर सेंट्रिक। जो अभी काम चल रहा है, आप बात कर रहे थे, आप ही से शुरू करते हैं। देखिए, आप किसी भी जैसे आपने पूछा कि ग्वालियर ओरिएंटेड पद्धति क्या होंगी, अगर हम क्योंकि हर जगह के मानस अलग अलग होते हैं। हर जगह हम मणिपुर के युवाओं के लिए कुछ चीज फ्रेम करें, हम उसको यहाँ ग्वालियर में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हर जगह के मानस अलग होते हैं, हर जगह की सीमाओं की बाध्यताएं होती हैं। जैसे प्रतीक भाई ने भी कहा कि निर्माण का मतलब ये नहीं होता कि आप उन सीमाओं को तोड़कर वापस से चीजें वापस कर लो। आप मणिपुर की कुछ समस्याएं अलग होंगी, उत्तर प्रदेश समस्याएं अलग हैं, मध्य प्रदेश समस्याएं अलग हैं, लेकिन आप अगर ये बात करें कि केवल ग्वालियर के युवाओं के लिए हम एक ऑटोनोमसली एक पद्धति अलग लेके आए, तो वो तो आप मैं वापस उस ट्रैक पे आ रहा हूँ। मानसिक जो मैंने स्ट्रेस और उसकी बात की, तो मैंने इसलिए किया कि अब युवा जब, जैसे प्रदीप भाई ने बोला कि इस बच्चे को समझाया जाता है कि आपको नेता नहीं बनना, ठीक है, आप राजनीति गंदी चीज है, आपको वहां नहीं जाना। आपको सबको समझाया भी नहीं जाता, नहीं, जनरलाइज इसलिए कर सकते हैं कि आप ना अगर परसेंटेज में जाओ, तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे समझ में आता है कि 20 से 30% परिवार ऐसे होंगे जो कहते होंगे बेटा कुछ नहीं कर लो, लेकिन बाकी लोग कहते हैं क्या नेतागिरी में जा रहा है, क्या करेगा वहां जाके, वही तो तीनों विंग्स के पास अपना अपना एक यूथ मॉब है। नहीं, यूथ मॉब है, मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो परिवारों की बात कर रहा हूँ। कुछ मूवेबल भी है, बट स्टिल दे आर इन द मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स। इसको लंबे समय से हम सब किस कर रहे हैं, और मैं इस बात पे बहुत खुल के कहता हूँ, कोई शर्म की बात नहीं। मूवेबल है, बट एटलीस्ट वो उसी डोमेन में है, वो यहाँ से वहां खिसक सकता है, पर वो बैक फुट पे नहीं आ रहा है, चला जाता है सब। देखिए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता किसी की भी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से रही होगी। बिल्कुल, ठीक है। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता, प्रतीक भाई मना नहीं करेंगे, प्रतीक भाई के माँ बाप ने भी कहा होगा कहाँ यार लगा है, पढ़ाई कर ले, कुछ आगे कर ले। क्योंकि मैं आई डिड माई MBA फ्रॉम दिल्ली, और उसके बाद मैं 10-12 साल जॉब करके आया, तो मुझे वहां ये लगा कि आंदोलन, वापस हम उस चीज पे नहीं आना चाह रहे, लेकिन वहां मुझे भी ये लगा कि नहीं यार, यही क्यों करना है, हमें अगर नौकरी ही करनी है, सारी चीजें, तो अपने आप को एक्सप्लोर करके कम से कम और काम करो। तो जैसे मैंने जो प्रॉब्लम फेस की, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में कोई युवा वो प्रॉब्लम फेस ना करे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्वालियर के लिए या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, तो हम वापस वहीं आते हैं। इसमें युवाओं के लिए केवल 2 ही चीजें हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि शिक्षा और रोजगार ही सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को परिवर्तित कर सकता है। शिक्षा वो चीज है जो कुरूप को भी स्वरूप बना देती है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि शिक्षा आदमी को ना सोचने, उसके मानसिक विकास को, उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करती, ठीक है। आप शिक्षित है तो आपको कंसिक्वेंसेस पता होते हैं कि आप ये काम, जैसे मैंने बताया था कि शॉर्टकट लेने, आदमी आजकल जो युवा है शॉर्टकट बहुत लेते हैं, ठीक है। मैं कोट नहीं करना चाहता, हमारी एक बेसिक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि हम ना जो गलत चीजें होती हैं, गलत एक्टिविटीज होती हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, ठीक है। हम IPL की बात करें तो IPL खेलने की बजाय दूसरी तरह की चीजें ज्यादा खेली जा रही हैं, ठीक है। अब आदमी शॉर्टकट लेता है, उससे नियम टूटते हैं, तो फिर आंदोलन, बदलाव, ये सब सारी चीजें वहीं से आती है। नियम टूटेंगे
लोग रोड सड़क पे आएंगे, कहीं ना कहीं फिर वापस वो चीजें होंगी कि युवा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हमें युवाओं के लिए अगर बात करनी है, ग्वालियर के लिए बात करनी है, तो ग्वालियर का युवा वैसे भी बहुत आक्रामक और आक्रोशित रहता है। तो हमें उसको उसकी आक्रामकता को सही डायरेक्शन ले जाना पड़ेगा। हमें उसे जैसे एक नीति, हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये भी है, अगर रोजगार की हम बात करते हैं तो लघु उद्योगों के प्रति उदासीनता। अगर हम लघु उद्योगों के प्रति उदासीन सेकेंडरी सेक्टर ही स्किप किया है। अब जैसे इसको मैं फिर प्रतीक भाई की तरफ बात करके कह रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, और किसी पार्टी बेसिस पे मैं नहीं कहना चाहूँ, फिर भी नोटबंदी जो हुई, नोटबंदी के बाद कहीं ना कहीं छोटे व्यापार जो थे उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें रेज हुई। तो जब तक लघु उद्योग के लिए हम नहीं सोचेंगे, हम लोगों को जैसे स्किल इंडिया, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर आदमी कब बनेगा? आप छोटे उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योग, मझले उद्योगों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाएं, कोई ऐसा उन्हें चीजें दें जिससे वो स्वरोजगार उत्पन्न कर पाए। ठीक है, हम इस चीज को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, मतलब मुझे लगता है मैं अपने प्रश्न में एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र के युवाओं को लेकर बड़े रिजिड किस्म के लोग होते हैं। तो ये जो ऐसे जनरल सा ऑब्जर्वेशन है कि हम जिनके बीच काम कर रहे हैं वो भैया दुनिया से थोड़े से अलग हैं। तो अब उन दुनिया से थोड़े अलग लोगों को टैकल करते हुए आप लोग यहाँ तक आए हैं, तो वो कुछ अब मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे ख्याल से ये YouTube की भाषा में मिर्च मसाला, इसे आप खूबसूरती के हिसाब से तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वही तो बात है कि ये युवा जो पूरे देश से थोड़ा सा अलग हटके है, जो आपको जरा सी बात ना कहेगा पता है हम कहाँ से आते हैं, जो जरा सी बात आप उसे समझाने जाओगे, शिक्षा की बात करोगे, तो वो उल्टा आपसे 50 सवाल करेगा। वो DU या JNU के कैंपस वाला युवा नहीं है हमारे बीच। तो उस अलग से युवा को किस अलग से ढंग से हमारे युवा नेता लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग के लिए भी इटसेल्फ एक चैलेंज होता होगा, आपको अपने साथ भीड़ रखनी है और वो भीड़ में यहीं का युवा है। मतलब जो आपने क्वेश्चन किया था, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था कि हम सबसे पहले अलग कैसे होते हैं, वो यही होता है कि अरे ग्वालियर चंबल से आप। अभी हाल ही मुरैना की घटना हुई है और पूरे MP में फिर पुलिस मार्च कर रही है। ये हुआ है, जब भी हम पढ़ाई भी करें बाहर या कहीं पर भी अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, तो अगर बोल दो ग्वालियर और फिर उसके बाद ये बोल तो मत, तो मतलब ऐसा आता है अरे मतलब बंदूक और ये सब जी। तो हाँ, ये भी एक हमारे पास हमको इस चीज को भी कैसे हैंडल करते हैं। देखिए क्या है, जहाँ पर जिस जगह पर इधर का युवा एक सिंपल भी है, मतलब मैंने बहुत भोला भी है, वो बहुत जल्दी बहक भी जाता है, मैनिपुलेट, मतलब इमोशन, प्यार इतना ज्यादा है, बॉन्डिंग पे इतना बिलीव करते हैं, रिश्तों पे इतना बिलीव करते हैं, और एक अच्छी चीज है जिसका हम फायदा भी उठाते हैं। मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ, इसका हम पॉलिटिकल लोग फायदा उठा रहे हैं। अगर इसी युवा की हम पूरे देश भर में इमेज ये बदले कि उसका जो इतना अच्छा एक कहते हैं ना, उसके अंदर जो डेवलपमेंट है रिश्तों का, प्यार का, दूसरों को सम्मान करने का, हम उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जैसे कोई मुझसे जुड़ा हुआ है, एक एग्जाम्पल है, अगर कोई मुझसे जुड़ा है तो दीदी मैं तुम्हारे लिए बंदूक उठा दूंगा। एग्जैक्टली ये होता है कि मैं भूल चली जाऊँ, हो रहा है, मुझे समझाना पड़ता नहीं, बंदूक नहीं। सो व्हाट आई मीन टू से कि इस चीज को अगर हम अच्छे उसमें ढालें तो ये युवा मुझे लगता है देश में सबसे आगे भी होगा। और इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि अगर हम उनको बैठ के उनको पढ़ाई का महत्व समझाएंगे कि नहीं, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेरे पीछे नहीं घूमना, मुझे जब जरूरत होगी तुम मेरे साथ हो, तुम मुझे वोट दो, लेकिन तुम मेरे पीछे घूम के अपना जो पढ़ाई का समय है, अपने लिए जो तुम्हें सोचना है, वो बर्बाद मत करो। मतलब ये सिंपल सी एक लाइन है। मुझे लगता है यूथ के बारे में जब हम बात करें तो हमें उसके लिए बस इतना ही सोचना पड़ेगा कि चंबल संभाग का युवा बहुत ही साफ सुथरा, बड़ा अच्छा है, एकदम दिमाग है। वो अगर आपसे लड़ेगा भी तो वो आपसे मुंह पर लड़ेगा, वो पीठ पीछे वार नहीं जो करेगा। किसी के लिए बंदूक चलाने को तैयार है, तो सोचिए वो आपके लिए कब जाके, अगर आप उससे बोलोगे नहीं तुम 10 को सिर्फ पढ़ना है, तुम्हें कलम उठानी है बंदूक नहीं, तो क्या वो आपके लिए कलम नहीं उठा लेगा? चलिए, ये बहुत अच्छी सी बात थी। मतलब मैं पूछना भी चाहती थी और आपने उसका पहले आंसर कर दिया कि जो आप लोगों से जुड़े युवा हैं, जो आपके साथ हैं, उनको आपके क्या गाइडलाइंस होते हैं? क्या आप सच में ये चाहते हो कि वो आपके साथ 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे फॉलो अप में चल रही हैं, कहीं भैया या जो भी कुछ आपका नेता है वो उतर रहा है तो उसकी जयकारे चल रहे हैं? क्या हम हमारे युवाओं से जो हमारे साथ हैं या सामाजिक क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, उनसे ये अपेक्षा रखते हैं, या ये समय समय पर अपेक्षित होता है और आप उनसे कुछ और भी कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए क्या करना है? उन्होंने ये आंसर मेरे पूछने से पहले ही कर दिया है, सो द क्वेश्चन कम्स टू यू।
मुझे लगता है कि आज वैसे तो मैं इस बात से थोड़ी सी असहमति है कि ग्वालियर चंबल का युवा कुछ अलग से स्पेसिफिक नहीं होता है, पूरे देश भर के युवा लगभग एक जैसे ही। और मैं इसमें थोड़ा सा अंतर आपको लगेगा कि एक कारण क्या रहा जब आप उस बैकग्राउंड में जाएंगे कि यहाँ जिस तरह की चुनौतियां रही हैं ग्वालियर चंबल अंचल की, क्योंकि उसमें एक बड़ी चुनौती यहाँ पर एक अपराध बोध था कि उस मामले में यहाँ पर बड़ी डकैत समस्या से गंभीर समस्या अंचल जूझता है। तो जो पीढ़ी आज आप जिसको देखना 30-40 साल की उम्र की जो पीढ़ी है, उसने लंबे समय इतिहास की स्टोरियां सुनी हुई है कि अरे ऐसा होता था ये। तो कुछ लोगों के मन में तो उसको लेके एक नेगेटिव गौरव का भाव, गौरव भी दो तरह का होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, अरे हम लोग ऐसे क्षेत्र से आते हैं देख लेंगे। और एक तरफ उसके मन में जो अच्छा पॉजिटिव भाव है, तो वो देश की सेनाओं के माध्यम से भारत माँ की रक्षा करने का भी प्रयास करता है। देश की सेनाओं में सर्वाधिक लोग अगर कहीं से जा रहे हैं तो संसद से जाने की बड़ी भूमिका निभाते हैं इस पूरे बेल्ट से। दूसरा, मैंने जब 2 ऑर्गेनाइजेशन के मैं स्टेट की बॉडी में रहा तो पूरे मध्य प्रदेश में हुआ, मैं जब नौजवानों की शक्ल देखता हूँ तो लगभग मुझे पूरे मध्य प्रदेश के नौजवान की चुनौतियां तो एक जैसी दिखती हैं कि उनके सपने एक जैसे हैं, बनना एक ही चीज चाहते हैं, मतलब एक ही चीज से, मतलब जो अपने अपने जीवन के हिसाब से जिसके जो कुछ तय किया है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि अब युवाओं में 2 चीजों की बड़ी जरूरत है। एक तो इस अंचल के युवाओं में आत्मगौरव का भाव होना चाहिए, विशेषकर शहर के युवाओं के लिए, कि हो क्या रहा है कि अभी तक जैसा मनीषा जी ने कहा कि आप मुरैना से आते हैं, ग्वालियर से आते हैं, भिंड से आते हैं, स्वाभाविक रूप से हम दूसरे किसी क्षेत्र में जाते हैं, किसी मेट्रो में जाते हैं, किसी टियर 2 शहर में जाते हैं, तो वहाँ ये चुनौती मिलती है कि अरे यार ये उस शहर से हुआ, लोग किराए पे कमरा नहीं देते थे, ये चुनौतियां हमने देखी, यहाँ की इमेज ऐसी थी। और अभी जिस घटना का आप जिक्र कर रहे थे उसके माध्यम से तो ये सब चीजें और प्रोपोगेट बनता है। पर अब हमें इस बात का आत्मगौरव करना चाहिए कि यहाँ अच्छा क्या है, ये सकारात्मक भाव के साथ ग्वालियर का युवा आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात रही कि आपने 1-2 सवाल इसमें और करे, आप बार बार उस बात को उम्मीद करें कि युवा नेता अपने फॉलोअर्स को क्या गाइडेंस देते, बहुत ज्यादा आज जिस दौर में जी रहे हैं ना, उसमें बहुत गाइडेंस देने की आवश्यकता ऐसी नहीं है कि आप हमारे साथ चलिए। जिनके साथ पैशनेट जो जुड़े हुए हैं ना, एक तो राजनीति वही युवा करेगा जो जुनूनी होगा, कोई फोर्सिबली राजनीति किसी को नहीं करवा रहे हैं, या जो महत्वाकांक्षी होगा। जुनूनी पहले गई है, महत्वाकांक्षा तो हर क्षेत्र में प्रमोशन की महत्वाकांक्षा कर रहा हूँ, उसमें भी महत्वाकांक्षा एक जीवन काल में वो हमारी मनुष्यता का हिस्सा है। और अगर महत्वाकांक्षा है नहीं तो फिर व्यक्ति है नहीं, कि मन में, मेरा मानना है, मन जब तक मन है, ये शरीर है, तो महत्वाकांक्षा, क्योंकि जीना भी तो एक महत्वाकांक्षा है, मैं अच्छा स्वास्थ्य रखे मेरा, ये भी तो महत्वाकांक्षा हो सकती है। पर राजनीति करने की दृष्टि से मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि राजनीति करना जुनून के लोगों का काम है, चाहे वो किसी आइडियोलॉजिकल क्षेत्र से राजनीति शुरू करें या किसी इंडिपेंडेंट भाव के साथ शुरू करें, जैसा जो शुरू में बातचीत बहुत सारी हो गई है उस पर। और दूसरा मेरा कहना है कि इस शहर के विकास के लेकर के, इस शहर के इमेज को लेकर के पूरे देश दुनिया के अंदर हम 2 चीजों से ही जा पाएंगे, एक तो यहाँ को लेकर आत्मगौरव का भाव, और यहाँ की जो शक्ति है, जो आक्रामकता है, जो जोश है, जो जुनून है, उसका सकारात्मक उपयोग उस देश के नीति नियंत्रण जरूर करें। और कैसे ग्वालियर शहर के युवाओं को यहाँ के विकास में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना है, इसको लेकर वो भी विचार करें। क्योंकि मैंने शुरू में जो बात कही थी आपसे, सरकारों का अपना काम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पर क्या देश के विकास में या शहर के विकास में मेरी कोई भूमिका बने, ये मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार तो अपनी पॉलिसी लाएगी, और उस पॉलिसी के फॉलोअप में मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब छोटा सा मेरा क्या गिलहरी के बराबर योगदान हो सकता है जो इस शहर के विकास को ऊंचाई पर ले जाए। तो मैं मानता हूँ कि इस शहर के युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कॉन्शियस माइंड में एक चीज हमेशा रहती है आदमी के, गौरव भाई ने बोला कि हमने यहाँ पे इतिहास में ना डकैतों की बहुत कहानियां सुनी है, तो वो कहानी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे सेट हो जाती है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चूज करना पड़ेगा कि हमें क्या अपने लिए एग्जाम्पल्स लेने हैं। जैसा कि अभी घटना बताई मुरैना की, तो हम उसे एग्जाम्पल क्यों लें? हम एग्जाम्पल उसको लें कि कुछ दिनों पहले एक पैरालंपिक में मुरैना का ही व्यक्ति देश के तीसरे स्थान, हम उसको लें, प्रोपोगेट हम उसको करें। सही बात है। तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम किस उदाहरण को अपने जीवन को प्रेरित करने के लिए लेते हैं। क्योंकि बात यहाँ से शुरू हुई थी कि राजनीतिक लोगों से गैर राजनीतिक बात करते हैं, तो जरा समाज पर उतर आते हैं अपनी अपनी विचारधाराओं से हटके। जो एक समस्या यहाँ इस अंचल में बहुत ज्यादा है कि वो युवा या बच्चे जो भी हो, नशे की पकड़ में बहुत है। उसके लिए हमें बहुत अलग अलग सी जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है, चौपाटी पर या शहर के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ आप, मैं, हम लोग रोज
आए जाए में घूमते हैं, देखते हैं। कुछ बच्चे हमें ऐसे दिखते हैं जो बाल श्रम बैन है पर वो करते हुए दिख रहे हैं हमें, बाल मजदूरी करते हुए दिख रहे हैं हमें। ये सब नेशनल इश्यूज हैं। हम सब अभी पॉलिसी फ्रेमिंग में कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ कभी होंगे नहीं पता। पर एज एन इंडिविजुअल मैं ये जानना चाहूंगी और मुझे लगता है कि आप सबके फॉलोअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आप लोग इस दिशा में क्या करते हैं? क्या हम कहीं जाकर बैठे और हमें वहां पर एक ग्रुप ऑफ यूथ दिख रहा है जो नशा कर रहा है और हम भी वहां पर बैठे हैं और एंजॉय करके निकल आते हैं? जी, हम लगातार देखते आ रहे हैं कि इस शहर में बहुत ज्यादा नशा बढ़ता जा रहा है और इस नशे की वजह से हमारा युवा, हमारे बच्चे, मतलब डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है देखिए। जैसे आपने कहा कि क्या हम भी ऐसे कुछ चौपाटीज या कुछ ऐसा मॉब देखे कि वहां बच्चे बैठे हैं और नशा कर रहे हैं और देख के निकल आएंगे एंजॉय करके? नहीं, ऐसा नहीं है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे अगर, कि उन बच्चों को वहां से निकाल कर उनके परिवारों तक पहुंचाएं। हमारी जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो ये है कि कम से कम हम उन्हें समझा सकें। देखिए, क्योंकि नशा, शराब, बच्चों का इन सब में इन्वॉल्व होना, बाल श्रम, ये फिर वही मैं आऊंगी, बहुत ज्यादा है पढ़ाई लिखाई। ये बिल्कुल करेक्ट मैं बोल रही हूँ। सरकारी स्कूल होंगे, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा जिम्मेदार होगा। स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जब स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो फिर कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा? बच्चे को जब पढ़ाई लिखाई के लिए समय ही नहीं है, बच्चों के स्कूल्स नहीं है, तो किस प्रकार से आपको लगता है कि वो बाल श्रम नहीं करेगा? पढ़ाई की तो जिम्मेदारी नहीं है। गरीब बहुत है हमारे यहाँ। देखिए, अगर आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछें कि नशे के बारे में, तो मैं हमेशा नशे के खिलाफ रहा हूँ। और मेरे परिवार के संस्कार रहे हैं, और जहाँ तक मेरा ब्रॉट अप रहा है, तो मैं हमेशा मेरे परिवार ने संस्कार दिए हैं कि नशा और नशे से दूर रहने के। और जहाँ मैं अगर समाज में जाता हूँ या मेरा आना-जाना कहीं रहता है और मैं देखता हूँ कहीं कोई बच्चा किसी गलत संगत में है या किसी गलत क्रियाकलापों में है, तो मैं प्रयास करता हूँ हमेशा उसको उससे बाहर निकालने के लिए, दूर करने। मैं एक छोटा-सा कोट देता हूँ कि कोट नहीं है ये, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के विधायक हैं दक्षिण से, माननीय प्रवीण पाठक जी। आप अगर देखते होंगे तो जब भी वो पदयात्राएं करते हैं या कभी समाज में जाते हैं या अपनी विधानसभा में जाते हैं, तो उनका विशेष आग्रह रहता है लोगों से कि आप गुटखा खाना बंद करें, आप नशे के आदी ना हो। तो कहीं ना कहीं हम वही परिपाटी पे चल रहे हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि समाज में जितनी भी गतिविधियां ऐसी हैं जो कि हमारे युवाओं को भ्रमित कर रही हैं, हमारे भविष्य को खतरे में डाल रही हैं, नशा उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो उसको कम करने का प्रयास हमेशा करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। देखिए, जैसा आपने कहा कि और मेरे दोनों साथियों ने भी कहा, निश्चित तौर पर कोई भी ऐसा युवा नेता नहीं होगा या आम समाज का नागरिक नहीं होगा जो नशे के खिलाफ ना बोलता हो। निश्चित तौर पर नशा पूरे देश भर में और विशेषकर इस शहर में हमारे युवाओं को अंदर से खोखला करने का काम करता है। और इस नशे के कारण केवल ये पीढ़ी नहीं, आने वाली कई पीढ़ियां इससे प्रभावित होती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सबकी ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम लगातार केवल दोषारोपण सार्वजनिक संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूशन पर या करते रहेंगे तो संविधान में हमारे अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों की भी चिंता की गई है। तो हमारी भी कुछ नैतिक कर्तव्य बनते हैं कि जिनके नाते हमारी ये जिम्मेदारी रहे कि हम भी उन युवाओं को लगातार ये निश्चित तौर पर सलाह भी देते रहे और समय समय उनको ये दिशा देने की भी कोशिश करते रहे कि क्या ये नशा आपके लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है और ये केवल आप तक नहीं, आपके पूरे परिवार को नष्ट करने का काम करेगा और आने वाली पीढ़ियां भी इससे बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाली है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि केवल नशे को के लेके जो फ्लोट होता है नशा, उसको लेकर भी एक मुहिम चलाएं और जो हम लोगों को निजी तौर पर कोई नशा करते लोग मिलते हैं उनको भी रोकें। और ये हम एक जिम्मेदारी इससे ऊपर की मुझे एक बात और लगती है कि हम, क्योंकि समाज में स्वाभाविक तौर पर ऐसा लगता है, ये अहंकार युक्त बात लग सकती है, पर सत्य तो यही है कि हम कहीं ना कहीं किसी ग्रुप का नेतृत्व करते हैं कि हम भी अपना आचरण व्यवहार ऐसा रखें कि जिसमें ये बात सिद्ध हो जाए कि ये भैया अगर ऐसे हैं, ये नशा नहीं करते हैं, ये ठीक आचरण में रहते हैं, तो हमको भी अच्छा रहना चाहिए। इस प्रकार के भाव के साथ, इस प्रकार की संवेदनशीलता के साथ समाज में हम जाएंगे तो निश्चित ही समाज को इन दुर्गुणों से मुक्त कराने में अपनी भूमिका का ठीक निर्वहन कर सकते। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। किसी की लाइन थी पता नहीं, पर मुझे लगता है ये मेरे ऊपर बहुत सही बैठती है। इसलिए प्रश्न ऐसे बहुत सारे हैं जो पूछना चाहते हैं लोग, पूछ पाते हैं या नहीं पूछ पाते, उत्तर मिलते हैं या नहीं मिलते,
ये कई बार नियति पे, कई बार परिस्थिति पे और कई बार समय पे निर्भर करता है। पर हमने बहुत सारे सवाल हमारे शहर के युवा नेताओं से पूछे हैं, कुछ सीधे, कुछ घुमाकर जवाब भी हमें मिले हैं। उनमें से क्या ग्रहण करना है ये आपके ऊपर है। और अब सीधे सीधे उनसे कहते हैं कि वो आपको सीधे क्या कहना चाहते हैं युवाओं के लिए, उनका कुछ संदेश या उनके साथ उनके समर्थक जो हैं उनके लिए उनका संदेश अगर वो कुछ देना चाहें। तो एवरी यूथ मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि राजनीतिक भले हम हैं, लेकिन आप राजनीति भी तब करिए जब पहले अपना भविष्य देखिए। मुझे लगता है कि इस शहर को पहले हर युवा को अपने बारे में सोचने की जरूरत है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद हमें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, ये स्वयं का डिसीजन होना चाहिए कि मैं किसके साथ काम करना चाहता हूँ या मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। एंड वी आर डेफिनेटली हियर कि हम वेलकम करते हैं पॉलिटिक्स में आइए, लेकिन एक अच्छे माहौल के साथ आइए। एंड ट्रूली स्पीकिंग आई रियली विश कि यहाँ का यूथ पूरे देश में नाम करे। और जो हमारे यहाँ की एक इमेज बनी है ग्वालियर चंबल संभाग की कि हम सिर्फ बंदूक उठाते हैं, समय आना चाहिए कि ये हो कि हम कलम भी उठाते हैं और जरूरत पड़ने पर बंदूक भी उठाते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बस ये मेरा मैसेज है यूथ के लिए। मुझे लगता है कि वैसे तो अब हम तो खुद अभी स्टूडेंट हैं और सीख रहे हैं, संदेश देने की भूमिका तो अभी आई नहीं है। और फिर भी एक अपील मुझे लगता है युवाओं से कर ही सकते हैं हम सब लोग, क्योंकि यहाँ बैठे बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं, कि कैसे हम आने वाले समय में इस ग्वालियर के लिए बेहतर सोचें और उन आम लोगों के लिए जो निश्चित ही सरकार की सुविधाओं की तो एक पक्ष है, जो उस मुख्य धारा के विकास की विरल धारा से कहीं छूट रहे हैं, उन तक हमारे विकास की धारा कैसे पहुंचे और उनको वो लाभ कैसे मिले जिनके माध्यम से वो अपने जीवन को और बेहतर बना सके। इस दिशा में हम सबको काम करने की आवश्यकता है। तो इस शहर के सामान्य युवा की भी महती जिम्मेदारी, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में काम नहीं भी कर रहा हो, कि हम कैसे अपने अपील और अपने मैसेज के माध्यम से आम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे भी देश समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें और आने वाले समय में हम सब भी मिलकर इस देश को, इस शहर को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं और सकारात्मक प्रयास करें। मुझे कुछ चंद पंक्तियां याद आती, वो मैं बोल देता हूँ। सालों से अपने संगठन में सीखता आया हूँ कि जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दें, बिछड़ गए जो उन्हें बुलाएं, प्यासी धरती को पानी दें, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ दें। देखिए, रही बात आज के युवाओं को संदेश की, तो मैं प्रतीक भाई की बात से बहुत सहमत हूँ कि हम भी अभी स्टूडेंट ही, हम भी सीख ही रहे हैं और सीखने की वैसे कोई उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी हम भी सीख रहे हैं। एक बिल्डर का बहुत अच्छा एक कोट है कि छोटे पत्थर जब तक ना हो तब तक बड़े पत्थरों को सेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी मार्गदर्शन हमारे बुजुर्गों से मिलता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो अपने युवाओं को, अपने युवा साथियों को यही कहना चाहूंगा कि हम युवा हैं और आपसे पीछे कुछ नवयुवक भी हैं जो कि अब आने वाले समय में आपकी परिपाटी पे चलने वाले। तो हमें एक ऐसे सिद्धांतों पर काम करना होगा जिससे हमारे युवा साथियों को जो मैसेज जाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या गलत है, क्या सही। तो और हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास है हमारे देश का, हम प्रेरणा उससे लें, हम वही चीज अपने हम उसी चीजों को आत्मसात करें जो देश की तरक्की के लिए और हमारे भविष्य को निर्माण में काम आए। मैं भी 4 पंक्तियों से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम हल्दी घाटी की राणा के भाले की पैनी नोक बने, हम गीत बने, संगीत बने, हम छंद के गहरे शब्द बने, राष्ट्रभक्ति की भावना से सृष्टि के प्रारंभ बने। धन्यवाद। ये बड़ी 4 लाइनें हैं, मुझे तो बस 2 ही लाइनें याद आती हैं। और मुझे लगता है कि हर युवा को जब भी वो किसी क्षेत्र में आगे निकलता है, ये बात हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए। ये सोचकर कूदना उसूलों की लड़ाई में, रात कुछ ना कहेगी चिरागों की गवाही में। हम सब यहाँ पर थे, हम सब अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ संघर्षों के बाद पहुंचे हैं। संघर्ष यदि आपके जीवन में आता है तो वो दुर्घर्ष से आपको उत्कर्ष पर ले जाने के लिए आता है, ये सोचते रहिए। और भी कुछ सवाल जो हम सबके भीतर हैं, कोशिश कीजिएगा कि जहां जो मिल जाए उससे पूछें, समाधान कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।